तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से क्लासिफिकेशन याद करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, कौन से क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एग्जाम में उठाए जाते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन, जिनको कैसे याद करना है उसकी याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, हमारा जो सेंट्रल फार्मेसी का एप्लीकेशन है उसमें डेली मेडिसिन क्विज होती हैं, जिससे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को मजबूत बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 10 क्लासिफिकेशन में से एक है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन, जिसके सबसे लंबा क्लासिफिकेशन होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्लासिफिकेशन से उठाए जाते हैं। और ये इतना आसान भी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। इसको याद कराने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिक भी बताऊंगा, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में अब बात करते हैं डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, आप लोग कमेंट बताइए। बात करते हैं डायूरेटिक्स, वे सब्सटेंस या मेडिसिन या प्रोडक्ट होते हैं जो कि यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा के ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो ये इसके डायूरेटिक्स में थायराइड आते हैं, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरथायराइड, क्लोरथैलिडोन, वहीं पर हाई सेलिंग डायूरेटिक। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पे हाई सेलिंग यानी लूप डायूरेटिक कौन सा है। तो लूप डायूरेटिक अपना जो फ्रूसेमाइड होता है, ये हाई सेलिंग लूप डायूरेटिक कहते हैं इसको। थर्ड है हमारा पोटेशियम स्प्रेइंग, जिसके एग्जांपल में है स्पायरोलेक्ट्रॉन। स्पायरोलेक्ट्रॉन की याद करने की ट्रिक है, आप स्पायरो जो सुंदर होती है उसको पटाएंगे स्पायरोलेक्ट्रॉन, यानी स्पायरो से सुंदर, स्पायरो से स्पायरोलेक्ट्रॉन। बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, यानी ये रेनिन के एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करता है, जिसमें हम बात करते हैं एसीई इनहिबिटर की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। इसको ना ये छोड़ के, इसको छोड़ के इसमें याद करते हैं एसी को। अब एसीई इनहिबिटर को सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए, जब भी हम एसी को इनहिबिट करेंगे यानी एसी को बंद करेंगे तो परपरा आ जाएगा। तो इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन आते हैं इसमें प्रिल प्रिल लगा रहता है अंत में, जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, पेरिनाड्रोप्रिल, रेमिप्रिल। तो आपको 3 से 4 एग्जाम्पल याद करना, 2 भी सफिशियंट है। आपने अगर 2 भी लिख दिया सफिशियंट है, काम चल जाएगा, आपका क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें इसमें टन आ जाते हैं, यानी एंजियोटेंसिन ब्लॉकर को बंद करेंगे तो टन आ जाएगा। बेस्ट ट्रिक है जिसको याद करना आपको। लो सार्टन हो गया, कैंडन सार्टन हो गया, वेल सार्टन, टेल्मा सार्टन। टेल्मा सार्टन का आप लोग कमेंट में बताइए टेल्मा सार्टन का ब्रांड नेम क्या है, किस ब्रांड नेम के नाम से टेल्मा सार्टन आती है मार्केट में। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर की, जिसमें आता हमारा बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा एनर्जिक ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए, जो कि हमारे मिथिलेश सर बताए हैं। उनकी ट्रिक है जिसमें बेटा सब बकलोल होता है, यानी लोल लोल वर्ड लगा रहता है। बीटा ब्लॉकर के अंत में लोल लोल वर्ड लगा रहता है। जैसे एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलॉल और बहुत से आते हैं जैसे मिसोप्रोलोल। तो इनके अंत में लोल लगा रहता है, बीटा ब्लॉकर होती है। इसमें भी 2 एग्जांपल याद कर लें तो सफिशियंट है, जैसे प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल काफ़ी हैं। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा ब्लॉकर, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, वो होता है लेवेटोलॉल, कार्वेटोलॉल। इसको याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर देता है, यानी ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर कार में ब्लॉक कर देता है। तो याद रखने के लिए लेबेटोलॉल, कार्बिटोलॉल जो कि इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, अल्फा एनर्जिक ब्लॉकर और सिमेंटल सिंपैथोलाइटिक्स। यानी अल्फा में याद करने के लिए हम अल्फा को जब ब्लॉक करेंगे तो जोश में आ जाएगा, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन इसके एग्जाम्पल हैं। इसका क्लासिफिकेशन अभी भी नहीं खत्म हुआ है, एक और क्लासिफिकेशन है जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर ये देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, ये है हमारे कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें भी क्लासीफाई है अदर क्लासिफिकेशन में। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं याद होना, जैसे फ्लाइन एल्कामाइन, बेंजोथायाजेपिन, डाईहाइड्रोपाइरिडिनिन, तो इनको ना याद करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पेमिल्डिल्टियाजाम, निफिडिपिन। इसको भी याद करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक हमारे मिथिलेश सर ने बनाई है। जैसे एक गाना नहीं होता है, पिन लगाएंगे एक होता से हमरे से चूक राजा जी, तो इसमें क्या होता है, हुक लगाता है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। पिन लगाएंगे कब लगाएंगे, कल लगाएंगे। कल से कैल्शियम पिन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंत में पिन वर्ड लगा रहता है, जैसे निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रोडिपिन। तो आप लोग कमेंट में बताइए जो एम्लोडिपिन के ब्रांड नेम क्या है,
किस ब्रांड नेम के नाम से एम्लोडिपिन मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा वासोडाइलेटर का, जिसमें वासोडाइलेटर में आते हैं एग्जांपल में हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सीडिल। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा तो जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें टॉप 10 में से एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्लासिफिकेशन में इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थेटिक्स होते हैं, और इंट्रावेनस दिया जाता है। इनहेलेशनल मतलब इनहेल किया कराया जाता है, यानी सुंघाया जाता है अगर कहें तो, और वहीं पर इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन में दिया जाता है। इनहेलेशनल में याद करने के लिए आपको गैसियस होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग कमेंट में बताइए नाइट्रस ऑक्साइड को किस एक और नाम होता है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है, वो क्या है। अब बात करते हैं वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड वे लिक्विड होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं। वोलाटाइल लिक्विड वे लिक्विड होते हैं जो कि आप फिल्टर पेपर पे रखेंगे तो कुछ देर बाद इवेपोरेट यानी उड़ जाएगा, वो स्पॉट नहीं छोड़ेगा, धब्बा नहीं छोड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए बेस्ट ट्रिक है देसी, यानी देसी अगर याद रखें तो याद हो जाएगा। जैसे डी से हो गया डेस्फ्लुरेन, ई से हो गया ईथर, एस से होगा सिवोफ्लोरेन, एच से हो गया हेलोथेन, आई से हो गया आइसोफ्लोरेन। तो ये इजीली से आपको याद हो जाएगा और कम समय में, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है वो आपके माइंड में एक माइंड जो होता है आपका वो पैटर्न याद रखता है। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, बट आप ट्रिक्स से याद करेंगे तो वो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं इंट्रावेनस क्लासिफिकेशन में, जो कि एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक्स है। इसमें क्लासिफिकेशन क्लासीफाई है, जैसे फास्ट एक्टिंग ड्रग है, स्लोअर एक्टिंग ड्रग है। तो बात करते हैं हम फास्ट एक्टिंग ड्रग पे। फास्ट एक्टिंग ड्रग है जैसे थियोपेंटॉल सोडियम, मिथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल और इटोमाइडेट। तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा MTP, यानी M से हो गया मिथोहेक्सीटोन सोडियम, T से हो गया थियोपेंटॉल सोडियम, P से हो गया प्रोपोफॉल। अगर आपको 3-4 ड्रग नहीं याद हो रहे हैं तो आप मिनिमम आपको 2 या 1 भी अगर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। एक क्लास में एक भी ड्रग लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजापीन की। बेंजोडाइजापीन जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो बेंजोडाइजापीन के क्लास के ड्रग होते हैं उसके अंत में पाम वर्ड लगा रहता है, जैसे डाइजिपाम, लोराजिपाम, मीटाजोलाम। इनमें हर देखिए अंत में पाम लगा है, डाइजिपाम, लोराजिपाम, मीटाजोलाम, अल्प्राजोलाम वगैरह आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक में आता है हमारा फेंटानिल। फेंटानिल एक जो कि है सिंथेटिक ओपोइड एनाल्जेसिक है। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है इसमें जनरल एनेस्थेटिक में, वो है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, यानी डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स के एग्जांपल में आता है कीटामाइन। तो ये क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकस एनेस्थेटिक्स वे एनेस्थेटिक या मेडिसिन और सब्सटेंस होते हैं जो कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया पे देते हैं, बॉडी टिश्यू या टिश्यू को। लोकल एनेस्थेटिक्स वे सब्सटेंस, मेडिसिन या प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक पार्ट में देते हैं, वहाँ पर सुन्न करने के लिए, बोथर करने के लिए। जैसे इंजरी हो जाती है, कोई माइनर कट लग जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग यानी टाँके लगाने के लिए दिया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन पे आता है एक इंजेक्टेबल आता है, एक सरफेस एनेस्थेटिक आता है। इंजेक्टेबल यानी जो इंजेक्ट किया जाता है, और जो सरफेस यानी जो टॉपिकल लगाया जाता है, क्रीम लोशन वगैरह आते हैं। तो बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें इंजेक्टेबल में क्लासीफाई है लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी, हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी में क्या है सर? तो लो पोटेंसी में आपका आता है प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन आता है। वहीं पर इंटरमीडिएट में आता है अपना लिग्नोकेन और प्रीलोकेन। देखो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके अंदर प्रीलोकेन आ जाता है। तो आपको कभी कभी मिल जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि 2-4 ड्रग्स दिए रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक्स है, तो आप इजीली उसको पहचान सकते हैं। बात करते हैं हाई पोटेंसी क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें आता है टेट्राकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन बचा वो बचा हमारा टॉपिकल, यानी सॉल्युबल हो गया और एक इनसॉल्युबल हो गया। तो इसमें सॉल्युबल में कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन, बुटाइल अमीनो बेंजोएट जो कि इनसॉल्युबल है। तो ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल ना लिखकर आप डायरेक्ट लिखिए सरफेस एनेस्थेटिक या टॉपिकल एनेस्थेटिक। उसमें कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, जो कि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं सर सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग क्या होते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग वे ड्रग होते हैं, सेडेटिव ड्रग्स वे ड्रग होती हैं जो कि बॉडी को काम करती हैं और स्लीप इंड्यूस नहीं करती। वहीं पर जो हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं
वो बॉडी को काम करके नेचुरल स्लीप इंड्यूस करती है, यानी नींद लाती हैं। अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग सेम होती हैं, अगर आप कम मात्रा में देंगे सेडेटिव होगा, और सेडेटिव को ज़्यादा मात्रा में तो ये एंजाइटी लाइटिक एजेंट हो जाएंगे। वहीं पर हिप्नोटिक्स को ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये जनरल एनेस्थेटिक कॉज करेगा। अब बात करते हैं बेंजो इसके क्लासिफिकेशन में, तो इसके क्लासिफिकेशन में बेंजोडाइज़ेपिन्स आते हैं, जिसमें अगेन 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वल्सेंट। अगर आपको सेडेटिव लिखना है तो डायरेक्ट आपके हिप्नोटिक्स लिख सकते हैं, ये एंटी एंजाइटी एंटी कन्वर्सन नहीं लिख सकते, बट आपको याद कर लेना है क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन से आपके 3-4 क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेडेटिव में आप बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स वगैरह आ गए, सेडेटिव का होगा। वहीं पर जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स में आ गए, एंटी एंजाइटी ड्रग का आपका क्लासिफिकेशन तैयार हो गया, और एंटी कन्वल्सेंट जो कि एंटी लिप्टिक ड्रग होते हैं उसका क्लासिफिकेशन तैयार हो गया। तो एक ही क्लास से आपके 3 क्लासिफिकेशन तैयार हो गए। अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन की। बेंजोडाइजेपिन में हिप्नोटिक्स में आते हैं, जिसके इनमें अगर आपको बेंजोडाइजेपिन कहीं भी दिख जाए तो उसमें आपको याद रखना कि उसमें हर ड्रग के अंत में पाम आता है, जैसे डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलाम, टेमाजेपाम और ट्राइजोलाम। हाँ, अब इसमें देखिए तीनों में कॉमन ड्रग है, तो आपको याद कर लेना, केवल हेडिंग याद करना है। जैसे इसमें भी डाइजेपाम है, इसमें भी डाइजेपाम है, इसमें भी डाइजेपाम है, इसमें भी लोराजिपाम है, इसमें भी लोराजिपाम है, इसमें भी लोराजिपाम है, अल्प्राजोलाम इसमें भी है और अल्प्राजोलाम इसमें है। तो इसमें सेम ड्रग है, 3-3, 4-4 सेम ड्रग है, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं। इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, ज़्यादा याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बार्बिटूरेट्स की, जो कि लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आते हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग में किससे ज़्यादा देर तक बात करोगे? ज़्यादा देर तक आप फ़ोन पे बात करोगे, फ़ोन पे बात करने के से याद रखना है आपको फिनोबार्बिटोन। अब शॉर्ट एक्टिंग कम देर तक किससे बात करोगे? अपने बेटे से बात करोगे, तो अपने बेटे से कम देर में बात करोगे तो उसमें हो जाएगा बीटा बार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं आपके थियोपेंटाल और मिथोहेक्सीटोन। और बात करते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन में, तो आ जाते हैं आपकी जोपिक्लोन और जोल्पिडेम। जोल्पिडेम बहुत ज़्यादा, जोल्पिडेम का जो यूज़ होता है ज़्यादा तो इंसोम्निया में ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इंसोम्निया क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंटी मलेरिया ड्रग क्लासिफिकेशन, जो कि ये एंटी मलेरिया ड्रग का क्लासिफिकेशन है। इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, आपको याद कैसे करना है। इसमें लग रहे हैं बहुत सारे क्लासिफिकेशन, जैसे आपको एंटी हाइपरटेंसिव में बहुत सारे क्लासिफिकेशन लग रहे थे, उसमें 3-4 क्लासिफिकेशन है, याद हो जाएंगे। 3-4 डिजीज यानी 3-4 ड्रग के लिए ही काम हो जाएंगे। देखना जितने भी बड़े क्लासिफिकेशन होते हैं वो इजीली याद हो जाते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो इसमें है 4 अमीनोक्यूनिलिन्स, यहाँ पर है 8 अमीनोक्यूनिलिन्स। तो आपको याद रखना है जितने भी एंटी मलेरिया ड्रग होते हैं उनके अंत में क्यून लिखा रहता है, यानी क्लोरक्यून हो गया, जैसे 4 अमीनोक्यूनिलिन्स में एमिडोक्यून हो गया, पाइपराक्यून हो गया। वहीं पर 8 अमीनोक्यूनिलिन में प्रीमाक्यून हो गया, टेफनोक्यून हो गया। ये 2 याद हो गए। अब आपको याद कर लेना बाइगुआनाइड में प्रोगुएलिन, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आसान चीज़ें याद करनी, जैसे क्विनोलिन मेथानोल, इसमें आता है आपका मेफ्लोक्विन। यहीं पर सिंक्रोनो एल्कोलाइड आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपके आते हैं क्विनिन आ गया और क्विनिडीन आ गया। अब बात करते हैं कुछ एंटीबायोटिक आते हैं, जिससे एंटीबायोटिक में आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। एंटीबायोटिक तो याद ही है आपको, और क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन इसमें आप लिख सकते हैं। अब आपको याद रखना सल्फोनामाइड्स और सल्फोन, आपने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखा और लिखा होगा, तो उसमें आपको याद होगा, जैसे सल्फाडॉक्सिन हो गया, इसमें था पायराजीन, अल्फा मेथाक्साजोल होता है जो कि सल्फोनामाइड्स में आता है। तो इतने आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिए तो आप इजीली कर ले जाएंगे, पेपर इजीली आप लिख ला जाएंगे और नंबर मिल जाएंगे। इसको आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, इसको आप लोग क्लासिफिकेशन लिखना तो ऐसे ही वो फ्लो चार्ट बना के लिखना। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एक पेज बढ़ जाएगा, तो एक पेज भर जाएगा, जिससे आंसर जो है पेज बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रैक पे क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हेमेटोनिक्स, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। इसके क्लासिफिकेशन में आयरन क्लासिफिकेशन है, वहीं पर मैचुरेशन फैक्टर है, एडजुवेंट हेमेटोनिक्स है। आयरन पे क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए बढ़िया ट्रिक है, ओरल आयरन और पैरेंटल आयरन। जितने भी फेरस लगा होता है वो कि आयरन में आता है, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, फेरस एमिनोनेट। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था हेमेटोनिक्स, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में था। उसमें सारे ड्रग्स थे,
फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सक्सीनेट और यहाँ पे कार्बोनिल आयरन, जो कि आप लोग इजीली याद कर ले जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं पैरेंट्रल। पैरेंट्रल क्या होते हैं सर? पैरेंट्रल वे प्रिपरेशन होती है जो कि इंजेक्टेबल होती है, यानी इंजेक्शन दी जाती है, जैसे वेन में दी जाते हैं। जैसे आयरन टंगस्टन हो गया, आयरन सॉर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड हो गया, आयरन सुक्रोज हो गया, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज हो गया। अब बात करते हैं मैचुरेशन फैक्टर की। मैचुरेशन फैक्टर में विटामिन B12 आता है, जिसको साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, और मिथाइल कोबालामाइन। अब बात करते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को विटामिन B9 कहा जाता है, जिसमें फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड आते हैं। कुछ एडजुवेंट्स हेमेटोनिक्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, पायरोक्सिन हो गया। पायरोक्सिन की विटामिन B6 कहते हैं, रिबोफ्लाविन को विटामिन B12 कहते हैं, B2 कहते हैं, सॉरी। आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसका एंटी एपिलेप्सी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ा है। इसका क्लासिफिकेशन जितना बड़ा है उतना आसान भी है। तो आपको याद करना, बारबिचुरेट अभी आपने अगेन पिछले क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जो कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स था। बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन आता है। हाइड्रोटोन ये आपको याद रखना है, हाइड्रोटोन में फेनोटोइन लिख दीजिए। सक्सीनामाइड याद रखना, जिसको इथोसक्सीमाइड कहा जाता है। वहीं पर बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन में आपको लिख लेना है क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजापाम। जहाँ पर भी आपको बेंजोडाइजेपिन लिखा आ जाए वहाँ पर आप अल्फाजोलाम, क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम वगैरह लिख सकते हैं। अब जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है, जैसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आपको याद करके जरूर रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, ये जरूर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी कि ये वैल्प्रोइक एसिड किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आपको बताना पड़ेगा वैल्प्रोइक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है क्लासिफिकेशन से। तो ये इतना काफ़ी हो गया। इतना का अगर आप क्लासिफिकेशन लिख देते हैं तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर तो बहुत ही आसान है। अगर आप जितने भी इनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप उसमें हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या मेडिकल स्टोर पे काम किए हैं, तो ये सब आपको इजीली से याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके नाम आपको याद होते हैं, केवल आपको क्लास याद करनी होगी। जैसे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर है कुछ, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर हैं, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर की। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर में आ जाते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और एंटीकोलिनर्जिक आ जाते हैं। जैसे H2 ब्लॉकर, H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है, आपको बताएं, जितने भी एंटी हिस्टामिन H2 ब्लॉकर होते हैं, यानी H2 ब्लॉकर होते हैं, उसमें सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, डॉक्साटिडिन, यानी इसके अंत में टिडिन टिडिन लगा रहता है, जो कोई आपको इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अंत में प्राजोल, 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 प्राजोल लगा रहता है, जैसे ओमेप्राजोल, इसमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेफ्नोप्राजोल, रेबेप्राजोल, डेक्स्ट्राबेप्राजोल, इसके सारे अंत में प्राजोल, प्राजोल लगा रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, जो कि पेंटोप्राजोल होता है वो किस ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसमें मिसोप्रोस्टोल आता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जिसमें मेसोप्रोस्टोल आता है। अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, जो कि एंटीकोलिनर्जिक आते हैं, जैसे कुछ पायरेनजेपिन हो गया, प्रोपाथेलिन हो गया। इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मेन क्लासिफिकेशन है वो याद करना है, जैसे H2 ब्लॉकर हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया और गैस्ट्रिक न्यूट्रलाइजर हो गया। गैस्ट्रिक न्यूट्रलाइजर में एंटासिड आते हैं। एंटासिड भी एसिडिटी को कम करता है, गैस्ट्रिक जो कि एंटासिड भी एसिडिटी को कम करता है, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी एसिड को कम करते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर होते हैं, एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करके एसिड के सिक्रीशन को रोकते हैं। वहीं पर जो एंटा एसिड होता है वो जाकर एंटा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए जो इनो आता है वो एंटासिड होता है, वो जाकर 6 सेकंड में काम करता है, क्योंकि वो जाकर डायरेक्ट स्टमक में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, जो वो होता है इनो होता है, वो क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें होता है? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसमें एंटासिड है, जिसके एक होते हैं सिस्टमिक, एक होते हैं नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक अगैन, जो कि एस फॉर सिस्टमिक, एस फॉर सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। इसमें देखिए किसी में एस नहीं लगा है। सिस्टमिक जितने भी एस से वर्ड शुरू होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, वो सिस्टमिक में आते हैं। नॉन सिस्टमिक जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आते हैं, जो कि नॉन सिस्टमिक में आते हैं। अब बात करते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव क्लास की ड्रग्स, जिसमें सुकराल फेर आते हैं, कोबोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट आता है, जो कि CBS से डिनोट होता है। अब कुछ ड्रग आते हैं एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, जो कि पेप्टिक अल्सर जो होता है उसका ज़्यादातर कारण जो होता है H पाइलोरी इन्फेक्शन ही होता है। H पाइलोरी एक बैक्टीरियल होता है।
और इसमें एंटीबायोटिक रहते हैं। अब एंटीबायोटिक से साफ पता चल रहा है कि बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को कम करता है, इसलिए एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे इसमें आते हैं अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और सीबीएस, जो कि एंटी एच पाइलोरी क्लास के ड्रग है। तो आप लोग इसको इजीली तैयार कर लेंगे, बहुत कठिन क्लासिफिकेशन नहीं है। जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं वो केवल लगते हैं कठिन, बट होते नहीं हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा NSAID का, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जो कि SOPACF, जिसमें S से आता है सैलिसैलेट, O से ऑक्सीकेम, P से प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, S से हो गया सैलिसैलेट, O से ऑक्सीकेम, P से प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, वहीं पर A से एसिटिक डेरिवेटिव, कॉक्स इनहिबिटर और F से फिनामेट्स। देखो जो सैलिसैलिक्स होते हैं उसमें एस्प्रिन आते हैं, सोडियम सैलिसैलेट आते हैं, वहीं पर ऑक्सीकेम में पैरोक्सिकम, मेलॉक्सिकेम, टेनॉक्सिकेम आता है। प्रोपियोनिक डेरिवेटिव में आइबोप्रोपेन, नेप्रोजेन, कीटोप्रोपेन आता है। एसिटिक डेरिवेटिव में इंडोमेथाकेन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक आता है। कॉक्स 2 में निमोसिलाइड आता है, सिलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब आता है। वहीं पर जो फेनामेट्स में मेफेनेमिक एसिड आता है। तो आप लोग इसको इजीली से तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के क्लासिफिकेशन में आते हैं 2 क्लास, जैसे फर्स्ट लाइन क्लास, सेकंड लाइन क्लास ड्रग। फर्स्ट लाइन क्लास ड्रग की याद करने की ट्रिक है, पृष्ठ माने पुजारी होता है। जब टीबी हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? पुजारी के पास। पी से हो गया पायरासिनामाइड, आर से होगा रिफाम्पिसिन, आई से हो गया आइसोनियाजिड, जिसको INH कहते हैं, ई से इथाम्बुटाल, ST से स्टेप्टोमाइसिन। वहीं पर बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग की। सेकेंड लाइन ड्रग को याद करने के लिए KTR, फेस पैक याद करना है आपको। K से कैनामाइसिन, R से रिफाबुटिन और फ्लोरोक्विनोलॉन से याद कर लेना। एम्कोमाइन। 3 से 4 ड्रग याद करने लगे, या 3 से 4 ड्रग याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग इजीली में लिख पाएंगे और इसके बारे में डिफाइन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, इस चैनल सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सभी को ये क्लासिफिकेशन याद हो जाए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे पहले ज़रूर पहुँचे, पहले दिन। थैंक यू।